नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल, शिक्षा जगत के चैनल, राष्ट्र हित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर। बात करते हैं, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, सिलेक्शन पाना है तो एक बार क्लास को, वीडियो को इन तक 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखिएगा। और यह पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है दोस्तों। अभी तक हमने 22 प्रैक्टिस सेट आपको अपलोड कर दिया है। आप यहाँ पे आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर 23। आपको पता है हम आपके इन्वायरमेंट यानी कि 50+ आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कंप्लीट करने जा रहे हैं, जहाँ पर 30 में 30 आपका स्कोर पक्का होगा, सिलेक्शन कन्फर्म होगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षक जो है विद्यार्थियों में उनकी गर्मी की छुट्टियों में किए गए भ्रमण पर बातचीत कर रहा है, क्योंकि जिज्ञासु बच्चे राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक हैं। विद्यार्थियों से प्राप्त सूचनाएं पाठ्यक्रम पूरा करेंगी। यह विद्यार्थियों के अनुभव ज्ञान रचना का आधार है। वह अपना समय बिताना चाहता है। तो पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों में उनकी गर्मी की छुट्टियों के लिए भ्रमण पर बातचीत कर रहा है, क्योंकि दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा, विद्यार्थियों के अनुभव ज्ञान रचना का आधार कर रहा है, क्योंकि सभी लोग आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिका बनने जा रहे हैं। तो हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, कच्चे तेल का उपयोग किया जाता है डामर बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, पेंट बनाने में, औषधि बनाने में या ड्राई क्लीनिंग बनाने में। अब आपको बताना है कौन सा सही है। फर्स्ट फोर्थ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, या फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ, या ये सभी सही है। तो कच्चे तेल का उपयोग किस में किया जाता है दोस्तों? तो कच्चे तेल का उपयोग डामर बनाने में भी होता है, प्लास्टिक बनाने में, औषधि बनाने में, पेंट बनाने में और ड्राई क्लीनिंग बनाने में। ठीक है, कच्चे तेल का प्रयोग किस में होता है? डामर, प्लास्टिक, पेंट, औषधि और कपड़े धोने का जो ड्राई क्लीनिंग होता है, कच्चे तेल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, बेहतरीन प्रश्न है कि इंद्रधनुष में रंगों का क्रम क्या है? सभी लोग जानते हैं इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, लेकिन रंगों का क्रम क्या है सभी लोग बताएंगे। अगर नहीं जानते हैं, अगर आपको पता है, 4 ऑप्शन है, वीडियो पॉज करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज की क्लास में 30 में से आप लोग कितना क्रैक कर रहे हैं, कितना स्कोर यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं। तो इंद्रधनुष में रंगों का क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला सभी लोग जानते हैं बैगनी होता है, फिर नीला, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, बैनी जा नीला, हरा, पीला, नारंगी। तो बैनी फर्स्ट आपको निकाल लेना है यहाँ से, पहला पहला। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। तो बैनी जानी हपीना लाल, हपीना ला। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा शायद 8th या 9th क्लास में। तो 8th क्लास के एनसीईआरटी की बुक में आपको मिल जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, पहला बैगनी होता है और अंत में लाल होता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, क्या दिया गया है, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है कि 1859 की पुस्तक एक आई है, ठीक है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इनके प्राकृतिक चयन संबंधी शोध का विवरण है इस पुस्तक पर। तो यह उद्भव जीव विज्ञान मील का पत्थर भी है। इस पुस्तक के रचयिता कौन है? क्योंकि यह आपके इन्वायरमेंट संबंधी से बुक है, और यह बुक जो 1859 में आई थी, इस बुक के रचयिता जो हैं चार्ल्स डार्विन है, एल्बर्ट आइंस्टीन है, जॉन मेंडल है या न्यूटन होंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इस पुस्तक के ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक जो हैं, रचयिता हैं, चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे। पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं अपने सिलेबस, अपने एग्जाम पैटर्न पर, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक बार शिक्षा जगत के चैनल को, एक बार शिक्षा की वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। तो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की रचना प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने 1859 में की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, टैडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? मछली की, मेढक की, टारपीडो को या ध्रुवी भालू? टैडपोल, ठीक है, किसी जीव के जीवन की प्रारंभिक अवस्था को टैडपोल बोला जाता है। तो वह जीव कौन सा है? तो वह जीव आपका मेढक है। जी हाँ, मेढक के जो दोस्तों है, मेढक के जीवन की प्रारंभिक अवस्था को टैडपोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टैडपोल। और 1958 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में मेढक के टैडपोल का प्रथम सफल क्लोन तैयार हुआ था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अलग समूह है?
देखिए इमली हो गया, आम हो गया, नारियल हो गया, नीम हो गया। देखिए इमली सब लोग खाता है, आम भी खाता है, नारियल, ये सभी मीठे खट्टे में आते हैं, लेकिन क्या नीम एक अलग औषधि है। नीम क्या है, यहाँ पर अलग हो जाएगा, क्योंकि देखिए आम, इमली और नारियल के वृक्ष खाद्य फल युक्त होते हैं, खाने योग्य, लेकिन नीम के वृक्ष में खाद्य फल नहीं होता है। ठीक है, ये आपके दवाई के रूप में होता है। नीम का छाल हो गया, पत्ती हो गया। अगला प्रश्न आ चुका है, इनमें से किस शहर में स्वायत्त शासी निकाय के रूप में नगर निगम नहीं है। सोनीपत, हिसार, अंबाला, पंचकुला। ठीक है, ये राजस्थान टीटी में पूछा गया प्रश्न है। एमपी टीटी में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हर एक टीटी के एग्जाम के लिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो हम यहाँ पे सेलेक्ट करके लाते हैं। ठीक है, यानी कि आपके एमपी टीटी में क्या पूछा जाएगा, आपके शहर के स्वतः शासी निकाय के रूप में नगर निगम, कितने नगर निगम हैं, कितने विकास खंड है, मैं काफ़ी सारे में आपको बता चुका हूँ। तो पिछले प्रैक्टिस सेट जरूर देखिए दोस्तों। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सोनीपत हो जाएगा। यह राजस्थान टीटी में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है। रिकेट्स हो गया, स्कर्वी हो गया, रतौंधी हो गया, रेबीज हो गया। तो अलग समूह से कौन सा संबंधित हो जाएगा, देखिए रिकेट्स, स्कर्वी, रतौंधी, ये आपके तीनों हो जाएगा, और रेबीज को है अलग समूह से होगा। क्यों अलग समूह से, क्योंकि सभी लोग जानते हैं स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी रोग जो कम से विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ए की कमी से होते हैं। यानी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। जबकि रेबीज जो है कुत्ते के काटने से होता है। ठीक है, और स्कर्वी के सभी लोग जानते हैं खट्टे पदार्थ, नींबू हो गया, आम हो गया, विटामिन सी, आंवला हो गया। विटामिन डी सबसे ज़्यादा आपका सूर्य के प्रकाश से मिलता है विटामिन डी, जिससे रिकेट्स होता है, ज़्यादातर लीजिए। और रतौंधी विटामिन ए में पालक वगैरह हो गया। ठीक है, इसमें ज़्यादा विटामिन ए होता है। तो रतौंधी रोग के लिए ये, क्योंकि विटामिन से संबंधी एक प्रश्न जरूर आएगा, तो एक बात आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है, विज्ञान के एक शिक्षक को मैंग्रोव पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थी को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। आप अध्यापक अध्यापिका हैं, आप ये बताइए, विज्ञान के जो है आप एक शिक्षक हैं, आपको मैंग्रोव पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थियों को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करेंगे। विद्यार्थियों को लवणोद्भिद दलदल में, मरुद्भिद क्षेत्र में, गर्म आर्द्र क्षेत्र में, या शीत क्षेत्र में। यानी कि जो मैंग्रोव पादप होते हैं वे किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैंग्रोव जो पादप होते हैं वह आपके लवणोद्भिद दलदल में पाए जाते हैं। क्या है, मैंग्रोव वन का जो अधिकतर लवण युक्त दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को मैंग्रोव पादपा की खोज के लिए उन्हें दलदल वाले क्षेत्रों के पास भेजे। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर क्या होगा। जल का स्तर घट जाएगा, बढ़ जाएगा, एक समान रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा वह बिलियन से भी प्रश्न आएगा। ठीक है, बिलियन हो गया, विलायक हो गया, विलय हो गया, ये सारे प्रश्न आपके इससे साइंस से रिलेटेड हैं। तो एक गिलास में अगर एक चुटकी नमक घोल या एक चम्मच डाल देते हैं तो जल का स्तर क्या होगा। तो जल का स्तर क्या हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं, एक समान रहेगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सभी लोग कमेंट करेंगे राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों। देखिए पानी में नमक घोलने के बाद उसका घनत्व तो बढ़ जाएगा, लेकिन आयतन जो है ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि पानी की अपेक्षा नमक की मात्रा क्या है, नगण्य होती है। अतः जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन अगर उसका घनत्व हो तो घनत्व क्या है, बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से बताइए कौन सा ऊर्जा का जो है अक्षय संसाधन नहीं है। पेट्रोलियम, सूर्य, जल, वायु। यानी इनमें से यह बताना अक्षय संसाधन जिसका क्षय नहीं हो सकता। जिसका क्षय नहीं हो सकता वो सभी लोग जानते हैं क्या है दोस्तों। देखिए अक्षय ऊर्जा संसाधन वे होते जिन्हें एक बार प्रयोग कर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। अतः सूर्य, वायु एवं जल अक्षय ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन पेट्रोलियम एक ऐसा है, क्या आप एक बार बाइक में, गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे फिर उसी को दोबारा क्या यूज कर लेंगे, नहीं कर लेंगे। लेकिन सूर्य को दोबारा भी यूज कर सकते हैं, जल को भी पुनः यूज किया जा सकता है, वायु को भी पुनः यूज किया जा सकता है। तो सूर्य, जल, वायु को पुनः उपयोग किया जा सकते नहीं, अक्षय संसाधन है। लेकिन पूछा गया अक्षय संसाधन नहीं है तो पेट्रोल, डीजल हो गया, ये आपके क्या है, अक्षय संसाधन नहीं होंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है। ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार पूछा गया कि आपका हृदय जो है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो सभी लोग जानते हैं 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपका हृदय एक दिन में कितनी बार धड़कता है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो पहले आपको क्या करेंगे, 72 गुणे 60 करेंगे, तब आपका क्या निकलेगा भैया, 1 घंटे का निकलेगा। फिर है 1 घंटे का निकलेगा, फिर कितना करेंगे, फिर गुणे इसमें
पूरे दिन का करेंगे 24 घंटे, 24 का गुणा करेंगे, यानी 24 गुणे 60 गुणे 72 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आ जाएगा भैया, कितना आएगा? सभी लोग कमेंट करेंगे कितना आ जाएगा। देखिए 1 मिनट में मनुष्य कह दें कितनी बार धड़कता है, लगभग आपका 72 बार धड़कता है। तो 24 घंटे में मनुष्य कह दें कितने बार धड़केगा, 24 गुणे 60 गुणे 72 बराबर कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पे, ठीक है, 1 लाख कितना आ जाएगा? सभी लोग बताएंगे 1,03,680 रुपये आपके लगभग आएगा। यानी विकल्प में दिया गया उत्तर विकल्प वास्तविक उत्तर के क्या हो जाएगा? ज़्यादा निकट है। तो जो ज़्यादा निकट आएगा 103,680 के आसपास वह आपका सही होगा। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरे के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या पूछा जा रहा है। हरी खाद से तात्पर्य क्या है? हरी खाद से तात्पर्य लेगुमिनस पौधों की हरी फसल उगाना, फसलों में कृत्रिमनाशक डालना, या आपका मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ मिलाना, या फसलों में ताज़ा बने पेस्टिसाइड डालना। तो हरी खाद से तात्पर्य मेरे प्यारे मित्रों यह होता है कि लेगुमिनेसी कुल के पौधे हरी खाद के मुख्य स्रोत होते हैं। इन पौधे की खड़ी फसल को काटकर खेत में जोतकर दबा दिया जाता है, जो खेतों की उर्वरकता को प्राकृतिक रूप से बढ़ा देते हैं। तो ये हो जाएगा क्या? लेगुमेंसी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख रहे हैं, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर शिक्षा को सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक बार जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आ चुका है कि कायिक रूप से उत्पादित पौधे कौन होंगे? क्लोन क्या है? क्लोन आपने नाम सुना होगा, अपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ा होगा दोस्तों। 3 से लेके 8 तक क्लास की आपके एनसीईआरटी बुक पढ़ना है, यहीं से प्रश्न आते हैं। अगर आप बुक पढ़ लेंगे और ये सारे प्रैक्टिस सेट अटेंड कर रहे हैं सारी क्लासेज, तो सिलेक्शन आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, 125 का स्कोर आप लोग कैक करेंगे, ये बिल्कुल साइन करके लीजिए। ये बिल्कुल जायसवाल सर बोल रहे हैं आज। जी हाँ, अगर आपने 3 to 8 क्लास की बुक सारी बुक जो सब्जेक्ट आपने लिया है एक बार दिल से पढ़िए, इसके बाद ये सारी क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, प्लेलिस्ट उठा लीजिए एक तरफ से, आपको सिलेक्शन पाने से कोई नहीं रोक सकता। ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये अनुभव बता रहा हूँ दोस्तों। जी हाँ, तो आइए प्रश्न पर आते हैं। क्लोन क्या है? कायिक रूप से उत्पादित पौधा है, एकल जनक से प्राप्त पौधा है, अनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान है, या ये सभी हो गए। तो क्लोन दोस्तों क्या होता है? देखिए क्लोन जो है किसी कोशिका का प्रतिरूप तैयार करना होता है जिसमें आनुवंशिक तथा व्यवहारिक गुण समान होते हैं। इस प्रकार की कोशिका तैयार करने के लिए विपरीत लिंगी का जो है अवस्थित होना अनिवार्य नहीं होता है कि विपरीत लिंगी होना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों, अब आपका यह मेंटल तैयार करेगा, मेंटल आपका खोज करेगा कि आप कितनी पेडागॉजी। मेंटल क्या है? पेडागॉजी जो होती है आपका मेंटल देखती है, आपका आईक्यू लेवल देखती है कि बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगूठी का प्रयोग करता है, अंगूठी नहीं है, ठीक, अंगीठी मतलब आप लोग समझ गए होंगे, ठंड का मौसम चल रहा है। ठीक है, तो बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो इसका खतरनाक प्रभाव क्या होगा? रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, कमरे का तापमान असाधारण रूप से बढ़ जाएगा, रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, या रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। देखिए तीनों में रक्त दिया गया है, लेकिन सेकंड ऑप्शन में कमरा दिया गया है। तो क्या ऑप्शन सही होना चाहिए? प्रश्न आपका कमरे से स्टार्ट हो रहा है, तो कमरे से स्टार्ट और शुरू हो रहा है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए मैं डिटेल से समझाऊंगा क्योंकि प्रश्न यह बहुत ही महत्वपूर्ण है जानने के लिए, ठीक है, नॉलेज के लिए। देखिए कोयले की अंगीठी को कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO का उत्सर्जन होता है, और बंद कमरे में कोयले की अंगीठी जलाने पर CO की मात्रा बढ़ने पर शरीर के रक्त में भी कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तथा ऑक्सीजन की कमी होने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। यानी कि रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विज्ञान का एक शिक्षक छह छात्रों को 3 समूहों में बांटता है। प्रथम समूह के सदस्य आपस में कसकर आलिंगन कर रहे हैं, दूसरे समूह के सदस्य एक दूसरे के हाथ से हाथ पकड़े हुए हैं, तीसरे समूह के सदस्य एक दूसरे से दूर दूर खड़े हुए हैं। तो शिक्षक क्या पढ़ाना चाहिए? सामाजिक सद्भाव, एकता में शक्ति का पाठ, सामुद्रिक जीवों की विविधता, या ठोस द्रव गैस की आपकी प्रकृति पढ़ाएंगे? क्या पढ़ाएंगे आप लोग? भावी अध्यापक अध्यापिका शिक्षक शिक्षिका बनने जा रहे हैं, आप लोग बताइए। अगर ये आपके साथ हो रहा है कि विज्ञान के आप लोग शिक्षक शिक्षिका हैं और आपके 6 छात्रों को 3 समूहों में बांटा गया है, 2-2 करके, ठीक है, 6 छात्रों को 3 समूहों में बांट गया 2-2 छात्रों में, तो प्रथम समूह के सदस्य जो हैं
आपसे आपस में कसकर आलिंगन कर रहे हैं। दूसरे समूह के सदस्य एक दूसरे के हाथ से हाथ पकड़े हुए हैं और तीसरे समूह के सदस्य एक दूसरे से दूर दूर खड़े हुए हैं। तो आप शिक्षक होने के नाते आप क्या पढ़ाएंगे? तो दोस्तों राइट ऑप्शन जाएगा आपका ठोस द्रव गैस की प्रकृति पढ़ाएंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं साइंस इन्वायरमेंट की क्लास पढ़ रहे हैं। तो क्या कहेंगे? ठोस द्रव गैस की प्रकृति पढ़ाएंगे। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? आप अध्यापक अध्यापिका हैं, अगर आप बच्चों को पढ़ाते समय आलू, चावल, ब्रेड, शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेते हैं तो आप वाकई में क्या पढ़ाना चाहते हैं? कार्बोहाइड्रेट पढ़ाना चाहते हैं, विटामिन, प्रोटीन या खनिज लवण पढ़ाना चाहते हैं, तो क्या पढ़ाना चाहेंगे? यानी आलू, चावल, ब्रेड, शक्कर से हमें क्या मिलता है? इनसे क्या चीज़ मिलती है भैया? क्या हमें मिलता है? क्या विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, खनिज क्या हमें मिलता है इससे? तो सभी लोग जानते होंगे कार्बोहाइड्रेट्स की बात आती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आलू, चावल, ब्रेड, शक्कर से हमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मिलती है। ठीक है, जबकि अंडा, मांस, मछली से, सोयाबीन, इनसे क्या होता है? ये प्रोटीन के प्रमुख स्रोत होते हैं। तो राइट ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, अगर प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो एक बार दिल से लाइक कीजिएगा, शिक्षा को लाइक कीजिए, क्योंकि ये शिक्षा दोस्तों, क्योंकि शिक्षा हमें प्रकाश देती है, ज्ञान देती है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है और सिलेक्शन यहीं पर मिलने वाला है। तो लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ, प्रश्न है, कुनैन नामक दवाई प्राप्त होती है। हो सकता है मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट, मेरे सभी भाई बहन शिक्षक बंधु, हो सकता है आप लोगों को ये प्रश्न पता होगा। अगर आप डेली क्लासेस देख रहे हैं, ये प्रश्न जो है कुछ रिपीट भी होते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार आपके टीटी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों प्रश्न है कि कुनैन नामक दवाई प्राप्त होती है एकोनाइट पौधे से, नीलगिरी पौधे से, सिनकोना के पौधे से, जली पौधे से। तो जब भी हम सिनकोना के पौधे की बात करते हैं तो कुनैन नामक दवा किससे प्राप्त होती है? सिनकोना के छाल यानी कि सिनकोना के वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। इससे कुनैन नामक दवा बनाई जाती है। और ये कुनैन नामक जो दवा है ये ज्वरनाशक के रूप में प्रयोग होता है, यानी बुखार के लिए होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अवलोकन, प्रयोग व विज्ञान की तीन विधियां। देखिए दोस्तों, विज्ञान की तीन विधियां यहाँ पर दी गई है। पहली विधि होती है अवलोकन करना। ठीक है, अवलोकन के बाद फिर प्रयोग करना, फिर तीसरी क्या करेंगे? परिकल्पना करेंगे, निगमन करेंगे, मापन करेंगे, अनुमान करेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे भाई बहन शिक्षक बंधुओं, अवलोकन, प्रयोग जो तीसरी विज्ञान की विधि होगी वह आपकी क्या होगी? वह होगी निगमन। विज्ञान की प्रमुख तीन विधियां होती हैं, पहली अवलोकन करना, प्रयोग करना, फिर निगमन। ये विज्ञान की तीन प्रमुख विधियां होती हैं। और अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न लाजवाब है कि दोस्तों सुमेलित करना है। सूची दिया रहेगा, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में दिया गया कमलकारी, पिथौरा, वर्ली, मधुबनी, यानी यह बताना कि ये किस किस राज्य या किस स्टेट से संबंधित है। तो जो कलमकारी है वह आंध्र प्रदेश से संबंधित है, पिथौरा आपके मध्य प्रदेश से संबंधित है, वर्ली आपके महाराष्ट्र से, और मधुबनी जो है सभी लोग जानते हैं बिहार से संबंधित है। तो सभी का ऑप्शन फर्स्ट है। ए का फर्स्ट होगा, बी का सेकंड होगा, सी का थर्ड होगा और डी का फोर्थ हो जाएगा। तो ऐसे भी सूची आती है, तो आपको अच्छे तरीके से समझना है, देखना है और सिलेक्शन पाना है। जी हाँ, अगला प्रश्न आ चुका है, शिक्षक को सबसे बड़ा सम्मान मिलना चाहिए क्योंकि शिक्षक को होते राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को होने वाला है। तो आप सभी को नमन है, जय हिंद दोस्तों। और अगला प्रश्न है कि एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैला है। दोस्तों एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है, कौन घिरा हुआ है? जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है। क्या वह शनि है, मंगल है, सूर्य है, चंद्रमा है? कौन सा वलय एक प्रणाली में घिरा हुआ है दोस्तों? तो वह वलय जो है और कोई नहीं है, वह आपका शनि है। शनि एक वलय प्रणाली से घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैला है। क्योंकि सभी लोग जानते हैं दोस्तों, शनि के ग्रह के चारों ओर छोटे छोटे पत्थर एवं धूल के कणों से निर्मित एक घेरा जिसे वलय कहा जाता है वह पाया जाता है, और जिनका विस्तार हजारों किलोमीटर तक है। तो यह आकाश में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह आपका कौन सा है? शनि है, और पहला आपका बृहस्पति है। और इसके इर्द गिर्द वलयों की संख्या कितनी है? 7 है। अगर आ जाए कि शनि के आसपास कितने वलय पाए जाते हैं तो 7 वलय पाए जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, नोट कर लीजिएगा। टाइटन और सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह का पहला सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है,
अगर पूरे सौर मंडल में पूछा जाए तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है दूसरे नंबर पे आता है टाइटन, शनि में प्रथम आता है और सौर मंडल में सेकंड आता है दूसरा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कैसी कहलाती है? कौन कहलाती है भैया? ऐसी प्रक्रिया जिसमें पौधे प्रजनन करते हो, क्या उसको वाष्पीकरण बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, संघनन बोलेंगे या परागण बोलेंगे? तो मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे प्यारे भावी अध्यापक अध्यापिकाओं, आपने 10th क्लास में या 8th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि परागण द्वारा जो हमारे खेतों में सरसों हो गया, ठीक है, गेहूं हो गया, तो इनसे क्या होता है? प्रजनन इनमें परागण द्वारा होता है, ठीक है, फूल के कणों के द्वारा होता है। फूल एक दूसरे के जब हवा चलती है तो देखिए लहराते हैं खेत, तो एक दूसरे क्या होता है? परागण होता है, ठीक है। कुछ तितलियों द्वारा होता है, चिड़ियों द्वारा होता है, ठीक है। तो परागण की क्रिया जो है पौधे में प्रजनन क्रिया संपन्न होती है और परागण विभिन्न माध्यम जैसे जल, वायु, जीव तथा जंतुओं से ये होता है। अगला प्रश्न बेहतरीन लाजवाब है, देख लीजिएगा। डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट से क्वथनांक हो गया, गलनांक हो गया, इनसे भी प्रश्न आता है। देखिए दोस्तों, फारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितने फारेनहाइट होता है? तो हम फारेनहाइट में पैमाने पर अगर पानी का क्वथनांक जाने तो 80 फारेनहाइट होगा, 100 होगा, 212 होगा, 32 होगा। कितना होता है? अगर आपको पता है तो वीडियो पॉज करिए और अपने माइंड का टेस्ट कीजिए कि वाकई में आपको नॉलेज कितना है। क्या आपको नॉलेज भरपूर है, सिलेक्शन के लिए बिल्कुल पूर्ण है? तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। तो दोस्तों राइट आंसर जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, पानी का क्वथनांक कितना होता है? 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब हम इसमें फारेनहाइट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 3259। कितना होगा? 3259 दिया है। तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा भैया? सभी लोग जानते हैं 180 + 32 कर देंगे तो 212 ऑफ, यानी कि फारेनहाइट पैमाने का जल का क्वथनांक कितना हो जाएगा? 212 फारेनहाइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 212 फारेनहाइट हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपके सी के साथ जाएगा, ठीक है। डिटेल के साथ हम आगे आने वाली में इससे क्वथनांक गलनांक से संबंधित आपका एक वीडियो बना देंगे जिससे आपको नॉलेज भरपूर मिलेगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि बेल आइकन प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और टेलीग्राम से जरूर जुड़ें दोस्तों, वहाँ पे सर्च कर लें जायसवाल कोचिंग सेंटर, स्पेलिंग आपके चैनल पर मिल जाएगी। सर्च करेंगे, वहाँ पे जितने भी पीडीएफ फाइल अपलोड कर दी है, वहाँ पे मीडिया एक ऑप्शन आता है ऊपर, वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे कमेंट आते हैं सर पीडीएफ फाइल कैसे मिलेगी, वहाँ तो है नहीं है। तो टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पे आपको देखिए, व्हाट्सएप पे पिछली पीडीएफ आपको हम नहीं दे सकते हैं, अभी जो क्लासेज होगी वो हम आपको दे सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम ऐसा देखो चैनल है, ग्रुप है, जो आपके पहले जो अपलोड कर दिया है वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो नमन आपसे आग्रह कर रहे हैं दोस्तों, वहाँ जाएं, अपलोड करें, ठीक है, और बेहतरीन तैयारी करें क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 4-5 प्रश्न और बचे हैं। लोहे की छड़ को एक सिरे गर्म करने पर, अगर कोई लोहे की छड़ है, एक सिरे को आप गर्म कर रहे हैं, एक सिरे को आपने गर्म कर लिया तो उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। इस प्रकार के पदार्थ को क्या कहते हैं? ऊष्मा कक्षा कुचालक कहेंगे, सुचालक कहेंगे, अर्धचालक कहेंगे या हीटर कहेंगे? तो अगर यहाँ से हम अगर भैया किसी छड़ को गर्म करते हैं तो अगर यहाँ टच करेंगे हाथ से तो यहाँ भी गर्म हो जाएगा, यानी दूसरा सिरा भी गर्म होता है, तो वह ऊष्मा कक्षा अच्छा क्या है? सुचालक कहलाता है। क्या होगा? ऊष्मा कक्षा सुचालक होता है। जी हाँ, वह पदार्थ जिसमें ऊष्मा का संचालन एक छोर से दूसरे की छोर हो जाता है तो वह ऊष्मा कक्षा क्या होता है? सुचालक होता है। आप देखेंगे नंगी तार अगर आप देखेंगे, करंट छुआ देंगे किसी लोहे में किसी में तो क्या कहेगा? ऊष्मा कक्षा सुचालक कहलाएगा, क्योंकि एक करंट वहां पे पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? ये बहुत ही सिंपल साधारण प्रश्न है कि सभी लोग जानते हैं। विटामिन के, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। ये रीजन क्या है भैया? रक्त का थप्पा वाला ये कंसेप्ट क्या है, आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों, रक्त का थक्का बनना विटामिन के कारण होता है, क्योंकि विटामिन के में एक जो है पैथ्रोमिन पदार्थ का एक निर्माण होता है। ठीक है, प्रोथोमिन एक पदार्थ होता है जिसमें विटामिन जो के होता है उसमें निर्माण होता है, जो रक्त को जमा देता है। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता, तो इसलिए विटामिन के का रासायनिक नाम भी कभी कभी पूछ लेता है, तो नेफ्थोक्विन होता है। क्या होता है? नेफ्थोक्विनोन होता है आपके विटामिन के रासायनिक नाम। अगला प्रश्न है, विलियन पार्ट की प्रायोगिक व्याख्या हेतु विलेय के रूप में शिक्षक को कौन सा पदार्थ लेना चाहिए? आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं,
अगर आप विलयन का पाठ प्रायोगिक व्याख्या हेतु कर रहे हैं तो विलेय के रूप में शिक्षक को कौन सा पदार्थ लेंगे? नारियल का पानी लेंगे, नारियल का तेल लेंगे, पारा लेंगे या सोडियम क्लोराइड लेंगे? तो अगर विलयन है, विलयन में आप कौन सा विलेय पदार्थ लेंगे? ठीक है, विलायक नहीं कर रहे हैं, आपको विलेय हम पूछ रहे हैं। तो विलयन यानी कि जिसमें पदार्थ विलेय और विलायक का जो मिलता है वह विलयन बनता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा विलेय आप लोगे। अगर विलयन का पाठ के एक प्रायोगिक करा रहे हैं आपके कक्षा में, तो एक विलेय के रूप में आपका कौन सा पदार्थ लेंगे? तो सोडियम क्लोराइड लेंगे। क्यों लेंगे भैया? NaCl हम क्यों लेंगे? बहुत सारे प्रश्न कर रहे हैं कि सर हम NaCl क्यों लें। दोस्तों, विलयन का पाठ व्याख्या है तो अगर शिक्षक को विलेय के रूप में सोडियम क्लोराइड NaCl लवण लेना चाहिए। यह जल में घुलनशील होता है, साथ ही इन्हें क्या है, पानी में आसवन भी द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यानी ऐसा विलेय लीजिए जो आप NaCl मिला भी लें किसी जल में, वो फिर पुनः प्राप्त हो जाए, वो आपका विलेय कहलाता है। ठीक है, विलेय क्या है? जो घुलनशील भी हो और फिर आसवन द्वारा फिर पुनः प्राप्त होता है। तो NaCl फिर पुनः आपका सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा, तो इसलिए क्या विलेय के रूप में NaCl हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख रहे हैं, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो बहुत से लोगों का जवाब होता है 2 कक्ष होते हैं, कोई बोलता है 4 कक्ष होते हैं। जो कोई 4 कक्ष बोलता है उसका 1 नंबर कन्फर्म होता है। आइए इससे कंसेप्ट जान लेते हैं, ये 4 कक्ष होते कौन कौन हैं। देखिए, मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 निलय होते हैं, 2 अलिंद होते हैं। ठीक है, ये नोट कर लेंगे, 2 निलय होते हैं, 2 अलिंद होते हैं। और वास्तव में अगर देखा जाए हृदय पेशियों से बना होता है, जो एक अनैच्छिक पेशी है। तो मानव हृदय औसतन 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और इसका औसतन भार कितना होता है? 300 लेके 350 ग्राम। यानी मानव के हृदय का भाग जो है, यकृत का भाग है, कितना होता है? 300 से लेके 350 ग्राम होता है। और गर्भाधान के 5वें सप्ताह में हृदय धड़कना क्या है? शुरू हो जाता है। तो ये भी बहुत ही कंसेप्ट नॉलेज था, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न लाजवाब है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर। सिलेक्शन वाला प्रश्न है कि दूध का पाश्चीकरण कैसे किया जाता है, यह कैसे करते हैं? तो दूध का पाश्चीकरण भैया किस पर करते हैं? कितने डिग्री सेल्सियस पर, कितने मिनट पर, कितने समय पर, क्या होता है? का राइट ऑप्शन अगर आपसे आता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बता सकते हैं। और आज की क्लास में नंबर 1 कौन आ रहा है उसका कमेंट हाईलाइट करेंगे। आज जितना जो भैया बेस्ट जिसका कमेंट आएगा उसका कमेंट हाईलाइट होगा, सबसे ऊपर आएगा। जी हाँ, देखते हैं कौन सा कमेंट कितना स्कोर कर रहे हैं, क्या तैयारी बेस्ट चल रही है आप लोगों को, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, केवल सपोर्ट करते रहें, सिलेक्शन चाहिए। जी हाँ, तो दूध का पाश्चीकरण कैसे किया जाता है? दूध का पाश्चीकरण जो दोस्तों होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि 710 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक क्या करते हैं? गर्म करते हैं। फिर 620 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करते हैं। क्या है? दूध अगर हमें पाश्चीकरण करना हो तो दूध को 710 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड और ठीक है, और 620 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म किया जाता है। ये आपको नोट कर लेना है। और अगला प्रश्न है, वस्तुएं जो मानवीय नेत्रों के लिए अदृश्यमान होती हैं, यानी हमारे और आपके लिए क्या है? अदृश्यमान वस्तुएं होती हैं। आमतौर पर हम किससे देखते हैं? गामा किरणों द्वारा, एक्स किरणों द्वारा, बीटा किरणों द्वारा या अल्ट्रावायलेट प्रकाश द्वारा। तो जो हम अपने नंगी आंखों से नहीं देख पाते, खुली आंखों से नहीं देख पाते, हमारे लिए अदृश्यमान होती हैं। आमतौर हम जो लोग हैं, आप लोग हैं, किससे देखते हैं? तो वह आपके अल्ट्रावायलेट प्रकाश के द्वारा देखते हैं। ठीक है, बहुत से सवाल होंगे अल्ट्रावायलेट प्रकाश क्या होता है, तो गूगल में ज़रूर सर्च करें, आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएगी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य क्या है? तो आपने अगर इन्वायरमेंट की क्लास पढ़ी है तो आपको पता होगा कि वन अधिकार अधिनियम, जो पहले बात तो ये जान लीजिए, वो एक वन अधिकार अधिनियम कब लाया गया? 2006 में लाया गया। और इसके मूल उद्देश्य क्या हैं? वनों पर वन मंत्रालय की नियंत्रण को बढ़ाना, वनों का वर्गीकरण करना, राज्यों को अपने भूभाग में आ रहे अभयारण्यों पर अधिक स्वायत्तता देना, या पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना।
तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। तो वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, वह होगा कि पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना। यानी कि जो पारंपरिक रूप से वन में समुदाय जो रह रही है उसको अधिकार की मान्यता दी जाए। ये आपका क्या है, वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य था। तो ये रहे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न इन्वायरमेंट की। आप लोगों को कैसा लग रहा है दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक करें और अपना फीडबैक देते रहें, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। अगर शिक्षक को सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहते हैं, अध्यापक शिक्षकों शिक्षक बंधु शिक्षक के परिवार को सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहते हैं, एक बार दिल से सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए मोरल मोटिवेशन होता है। आप लोग लाइक करते हैं तो हमें लगता है कि आप लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा। ठीक है, ऐसी क्लास देखने के लिए ज़रूर दोस्तों हमें प्रोत्साहित करते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।